नमस्कार, मेरा नाम आलोक है। आप लाइव स्ट्रीम्स देख रहे हैं। बिहार में 5 चरणों के मतदान हो चुके हैं। कल ही 5वें फेज़ की वोटिंग हुई है और अब 2 चरणों के मतदान और बच गए हैं। लेकिन देखिए, हमारे साथ इस विशेष चर्चा में जुड़े हैं बिहार के जाने-माने पॉलिटिकल एनालिस्ट डॉक्टर संजय कुमार जी। संजय कुमार जी, बहुत स्वागत है आपका इस चर्चा में। हम आज चर्चा करेंगे, सीधा मुद्दे पे आते हैं छपरा की, सारण की। कल ही सारण में वोटिंग हुई है 5वें फेज़ में, जहाँ से रोहिणी आचार्य उम्मीदवार थी, आरजेडी की ओर से, महागठबंधन की ओर से लालू प्रसाद की बिटिया और सामने में थे राजीव प्रताप रूडी। देखिए, अगर हम वोटिंग परसेंटेज की बात करें तो 54.50% वोटिंग हुई है सारण में, यानी कि 54.50% वहां पर वोटिंग हुई है। लेकिन जो छपरा में अब गोलीबारी शुरू हुई, बीजेपी और आरजेडी के समर्थकों में गोलीबारी शुरू हुई, हिंसक झड़प शुरू हुई, एक व्यक्ति की मौत हो गई है, 2 व्यक्ति गंभीर रूप से घायल है और पीएमसीएच में फिलहाल इलाज चल रहा है। कैसे देखते हैं ये जो गोलीबारी हुई है? प्रशासन तो खैर अलर्ट है, इंटरनेट सेवा भी बंद कर दी गई है, लेकिन ऐसा क्यों हुआ? कैसे इसकी शुरुआत? देखिए, लोकतंत्र के पर्व में हिंसा की कोई जगह नहीं। जी, ठीक है, विचारधारा के स्तर पर या व्यक्तिगत पसंद नापसंद के स्तर पर आप जिसे चुने, आप जिस पार्टी को पसंद करते हैं, जिस उम्मीदवार को पसंद करते हैं, ये व्यक्ति की स्वतंत्रता है। लेकिन उसमें अगर आप सामाजिक तनाव और सामाजिक सौहार्द अगर कहीं से भी बिगड़ता है, तो मैं तो मानता हूं कि लोकतंत्र की यह खूबसूरती नहीं है, बल्कि यह लोकतंत्र का कमजोर पक्ष है, जो कल सारण में कल तनाव में दिखा और आज हिंसक झड़प में एक व्यक्ति की मृत्यु और 2 व्यक्ति घायल हो गए, वो उस रूप में दिखा। जी, मैं मानता हूं कि ठीक है, चुनाव में प्रत्याशी आएंगे, अपने तरीके से वो अपने अपने जो मतदाता हैं उनको गोलबंद करेंगे, लेकिन इसको तनाव के रूप में अगर आप लेंगे, चूंकि ये लोकतंत्र का पर्व तो हर 5 साल पर आएगा, अब अगले साल ही बिहार विधानसभा का चुनाव है, जी, तो तनाव पैदा आप करेंगे और तनाव के बाद इस तरह की स्थिति हो जाएगी। मैं तो इस घटना की घोर निंदा करता हूं, जी, जिस तरफ से भी इस घटना को अंजाम दिया गया हो, जिन लोगों ने भी इसमें भूमिका निभाई हो, मैं मानता हूं कि ये इस विभत्स घटना की बिल्कुल निंदा होनी चाहिए। चूंकि जो वो व्यक्ति जो जिसकी मृत्यु हो गई, मात्र 26 साल उसकी उम्र। जी, अब 26 साल की उम्र में सोचिए कि वो एक अपने परिवार का भविष्य हो सकता था, जी, एक कमाऊ सदस्य था परिवार का, और वो इस दुनिया से रुखसत हो गया। तो मैं मानता हूं कि लोकतंत्र में जिन लोगों ने भी एक माहौल बनाने की कोशिश की, एक हिंसक वातावरण बनाने की कोशिश की और जिसकी वजह से एक की मौत और 2 घायल हो गए, इस घटना की मैं निंदा करता हूं, घोर निंदा करता हूं। निंदा की भी जानी चाहिए। और बाकी जो अभी जो 2 फेज के चुनाव बाकी, जी, मैं तो कहूंगा कि बिहार का चुनाव इतना स्मूथली निकल रहा था। ठीक है, वोट के परसेंटेज कम हो रहे थे, अधिक हो रहे थे, वो एक अलग पार्ट है। हम लोग मतदाता की उदासीनता पर बात कर रहे थे, कह रहे थे कि क्या मतदाता अब इतने उदासीन हो गए हैं कि वो मत देने के लिए भी अब मन नहीं बना रहे हैं। सारे प्रत्याशी तो एक ही तरह से हैं, हमारे हिस्से में कौन सी रोशनी आने वाली है, आखिर उदासीनता का कारण क्या है, विषय हम लोगों का ये होता था। लेकिन कल की घटना और आज की घटना ने आहत तो किया है। लगा कि एक हिंसक जो घटना जो स्वरूप लिया है, ये शायद प्रशासन के लिए भी एक अलर्ट है। जी, छिटपुट मैं तो कहूंगा यही चाहे तो बात। पूरे बिहार में होती हो तो अलग बात है, लेकिन उसका हिंसक रूप ले लेना, हिंसक झड़प में तब्दील हो जाना, वो भी आज सुबह-सुबह भिखारी ठाकुर चौक पर, सोचिए, भोजपुरी के शेक्सपियर कहा जाता है भिखारी ठाकुर। भिखारी ठाकुर तो अंतर्राष्ट्रीय जगत में एक वैसे नाम है जिनको कि कहा जाता है कि नाटकों के माध्यम से, अपने गीतों के माध्यम से, अपने नाट्य मंडली के माध्यम से पूरे विश्व को संदेश दिया था। और विश्व को संदेश जागरूकता का दिया। जो अतीत था, उस अतीत में जो लोग कहीं ना कहीं से फंसे हुए थे, उससे निकाल करके वर्तमान में जीने की बात कही थी। उस भिखारी ठाकुर के नाम पर जो चौक है, वहां पर हिंसक घटना होती है, जो सांस्कृतिक के केंद्र के रूप में जिसको जाना चाहिए, मैं मानता हूं कि एक अच्छा संकेत तो नहीं है। और अगर कल कोई घटना में तनाव की स्थिति बनी हो, जी, निश्चित रूप से कुछ इंटेलिजेंस इनपुट मिला होगा, जी, और इंटेलिजेंस इनपुट के तहत प्रशासन को भी वहां सतर्क रहनी चाहिए।
प्रशासन अगर सतर्क रहती तो शायद जो भी लोग इस घटना को अंजाम देने के लिए मन बनाए थे या जिनके मन में गुस्से का भाव था, शायद उनको नियंत्रित किया जा सकता था। खैर, प्रशासन तो अब अलर्ट हुआ है, इंटरनेट सेवा बंद कर दी गई है, पुलिस की चौकसी बढ़ गई है, और मैं देख रहा था कि वहां के जो डिस्ट्रिक्ट पुलिस सुपरिटेंडेंट हैं वो भी लोगों को कह रहे थे कि हम इस तरह के किसी भी तनाव और तनाव की वजह से जो हिंसक झड़प होगी, हम उस पर सख्त एक्शन लेंगे। डॉक्टर गौरव तो मंगला है वहाँ ठीक के है, पुलिस अब ये अधीक्षक हैं। डॉक्टर गौरव मंगला है वहाँ के पुलिस अधीक्षक हैं, वो भी चौकसी बढ़ाए हुए हैं। लेकिन अब तो घटना हो गई। जब कल शाम से ही तनाव का माहौल था तो उस वक़्त देखना चाहिए था। मैं तो कहूंगा कि ये बिहार जिसका एक अपना सामाजिक ताना बना रहा है और सामाजिक सौहार्द नहीं बिगड़नी चाहिए। चुनाव कोई जीत जाएंगे, कोई चुनाव में परिणाम नहीं दे पाएंगे, जीतेंगे तो एक ही व्यक्ति। तो लोगों को कैंडिडेट तो जीत करके चले जाएंगे या हार करके भी चले जाएंगे, वहां के लोगों को तो वहीं के लोगों के साथ रहनी है। नहीं, तो आपसी मिल्लत कार्यकर्ता तो हर पार्टी के होते हैं, लेकिन होते तो वो लोकल हैं। हाँ बिल्कुल, वही तो मैं कह रहा हूं कि कार्यकर्ता हूं या उनके समर्थक हो, वो तो स्थानीय है ना। तो स्थानीय स्तर पर उनको तो रोज मिलना जुलना है, रोज एक दूसरे के साथ शरीक होना है। तो जो आपसी मिल्लत है, आपसी वातावरण है, उसको कहीं तरह से भी अगर तनावपूर्ण बनाएंगे तो फिर तो सामाजिक ताना बाना बिगड़ेगा ना। और मैं तो बार बार कहता हूं, जो समाज को मैं देखता हूं कि बड़ा अच्छा संकेत इधर मिल रहे थे कि मंचों से कुछ इस तरह के भाषण होते हैं जो कहीं ना कहीं से लोगों को उद्वेलित करते हैं, कहीं ना कहीं से लोगों को, वो ठीक है, उनका पार्ट है, वो तो अपने कार्यकर्ताओं को वार्म अप करेंगे ही, उत्साहित करेंगे ही, लेकिन तनाव कहीं से भी उसके लिए कोई जगह नहीं देती है कि आप तनाव में आ जाइए, आप गुस्से में आ जाइए, और गुस्से का परिणाम क्या होता है, ये सारण की घटना उसका अंजाम है। तो आज भी मैं कहूंगा कि इसके बाद भी, उस घटना के बाद भी शायद 2 लोगों की गिरफ्तारी हुई है, एक की मौत हो गई है, 2 लोगों का पीएमसीएच में इलाज चल रहा है। इस घटना ने एक मैसेज तो दिया है समाज को कि आप अनावश्यक तनाव में आकर के अपनी जान गंवा बैठते हैं, या कोई व्यक्ति अनावश्यक अब जेल के सलाखों के पीछे होंगे, उन पर केस मुकदमे चलेंगे। एक तो दुनिया से रुखसत हो गया, दूसरा वो कानून के शिकंजे में फंस करके उनका परिवार बर्बाद हो जाएगा, आपके हिस्से में क्या आएगा। तो चुनाव को आप चुनाव की तरह लीजिए, पर्व है मतदान। आम लोगों को सोचना चाहिए सर, जो आप अपील कर रहे हैं, जो आप बता रहे हैं। हाँ बिल्कुल, आम लोगों को सोचना चाहिए। आप जाइए, शांतिपूर्ण मतदान कीजिए, और मतदान के बाद, चूंकि यह मतदान भी तो गुप्त मतदान है, वादे और नारे तो होते हैं, तो वादे और नारे तो लगाइए आप, लेकिन आप तनाव में मत आइए। और तनाव पैदा करने की कोशिश की जाती है हर समाज में। कुछ वैसे लोग होते हैं जो किसी छोटी छोटी चीजों में वो तनाव ढूंढने लगते हैं। तो अगर तनाव पैदा करेंगे तो शायद वो तनाव पैदा करने वाले लोग उसके भुक्तभोगी हो ना हो, लेकिन कुछ निर्दोष लोग तो उसके भुक्तभोगी हो जाते हैं। तो मैं तो अभी भी कहूंगा कि आप किसी के बहकावे में ना आइए, और आपको वहीं रहना है। जो आप सवाल आलोक जी बोल रहे हैं कि भाई चुनाव जीत करके कोई चले जाएंगे, कोई हार के चले जाएंगे, लेकिन जो स्थानीय लोग हैं उनको तो वहीं रहना है, उन्हीं के साथ उनको जीवन जीनी है, उन्हीं के साथ उनके खेती बाड़ी, जो उनके व्यापार, सब कुछ तो उन्हीं के साथ होनी है। तो उन लोगों के हिस्से में तो ये बातें होनी चाहिए, समझ में होनी चाहिए कि हम आपस में न लड़ेंगे, न भिड़ेंगे, न इस तरह की गतिविधियों में हम शामिल होंगे, ताकि एक जो वातावरण है वो वातावरण संतुलित रहे, वातावरण एक अच्छा वातावरण रहे, और उस वातावरण में एक शांति मिल्लत का एक संदेश लोगों को रहे। हाँ, चुनाव में हम अपने तरीके से निर्णय लिए, हम अपने तरीके से मतदान किए, जब चुनाव का परिणाम आएगा देखा जाएगा, किसी के खुशी में कोई शामिल होंगे, कोई मान लेंगे कि ठीक है, हमारे पक्ष में लोगों का ये नहीं था, समर्थन नहीं था, इसलिए हम परिणाम नहीं दे पाए। तो चुनाव को आप चुनाव की तरह देखिए, चुनाव को आप तनाव में बदलिएगा तो उसके परिणाम कभी भी अच्छे नहीं होते, और बिहार तो इसका भुक्तभोगी रहा है। जब कभी बैलेट से चुनाव होता था तो इस तरह की हिंसक वारदातें होती थी, अब तो ईवीएम से चुनाव हो रहा है।
कालखंड बदल गया है, परिस्थितियां बदल गई है, डिजिटल भारत में हम लोग हैं और अभी भी उसी तनाव के वातावरण में आप जी रहे हैं, जिस वातावरण में हिंसक गतिविधियों को अंजाम दे करके असमय किसी व्यक्ति का जीवन समाप्त हो जा रहा है। ये बड़ी दुखद घटना है। सर मैं इस घटना का कहीं से भी किसी भी तरह से ये नहीं करता। जी सर, हम एक सवाल लेंगे। इस घटना की जब शुरुआत हुई थी, जब से मामला तूल पकड़ने लगा, बताया जा रहा है कि कल ही जहाँ पर वो घटना घटी है भिखारी ठाकुर चौक के पास, बूथ नंबर 318 और 319 थी, जो कि वहाँ के डीएम हैं अमन समीर, उनके द्वारा बताया जा रहा है कि बूथ नंबर 318 और 319 पर वारदात हुई थी। वारदात यानी कि वहाँ से बहस शुरू हुई थी। डॉक्टर रोहिणी आचार्य जो कि उम्मीदवार हैं, वहाँ पहुँचती हैं। उसके बाद उनका जमकर वहाँ विरोध होता है राजीव प्रताप रूडी के समर्थकों द्वारा, यानी कि बीजेपी के समर्थकों द्वारा, और उसके बाद से ही मामला जो है वो तूल पकड़ता रहता है। यानी कि मामले में गर्माहट आती गई कि रोहिणी आचार्य को कैसे बोल दिया। रोहिणी आचार्य औचक निरीक्षण पे पहुंची थी बूथ पर। इसके बाद वाद-विवाद हुआ और वो वाद-विवाद अब खूनी खेल में बदल चुका है। देखिए, उम्मीदवार के तौर पर अगर डॉक्टर रोहिणी आचार्य उस बूथ पर गई तो जाने का उनको अधिकार है, वो जा ही सकती हैं। उनकी क्या झड़प हुई, किस तरह की बातें हुई, ये बात तो रोहिणी आचार्य और जो बीजेपी के कार्यकर्ता होंगे उनके बीच हुई होगी और ये बात वहीं पर समाप्त हुई होगी। लेकिन अब आप किसी चीज को उस तनाव के रूप में लेते हैं, चाहे वो बीजेपी के लोग हों, चाहे राष्ट्रीय जनता दल के लोग, अगर उसको आप तनाव के रूप में लेते हैं तो हिंसक झड़प का परिणाम तो आज हम लोगों को देखने को मिल रहा है। तो ठीक है, उसकी पटकथा, उसकी पृष्ठभूमि कल तैयार हो गई थी, लेकिन लोगों को तो समझना चाहिए था। अब तो इतने नासमझ लोग नहीं हैं कि हम उम्मीदवार किसी से झड़प में चले गए या उधर से प्रतिक्रिया में कुछ बातें हो गई, फिर आज सुबह में या आज सवेरे जो घटना हुई उसका कोई मतलब तो था नहीं। इसका मतलब है कि लोगों ने तनाव को अपने ऊपर ले लिया, और जब चीजों को आप अपने ऊपर लेंगे, क्या राजनेता लोग कभी भी इस तरह की चीजों को अपने ऊपर लेते हैं क्या? कहते ही छोड़िए, जनता है, जनता अगर कुछ गलती भी कर दी, जनता ने कुछ हमें भला बुरा बोल भी दिया तो उनको बोलने का अधिकार है, चलो इनको हम माफ कर देते। तो आपके राजनेता इतने समझदार हैं कि 1 मिनट में वो माफीनामा दे देते हैं, 1 मिनट में वो दल बदल लेते हैं, 1 मिनट में निष्ठा बदल लेते हैं, 1 मिनट में किसके पाले में चले जाएंगे कोई ठीक नहीं है। उनका तो कहीं से स्वाभिमान नहीं जगता है, वो तो अपने सुविधा के हिसाब से निर्णय लेते हैं और वो सुविधा का जो निर्णय होता है वो उनके लिए सटीक बैठता है। आप क्यों तनाव में आते हैं? तो जनता को भी तो सोचनी चाहिए कि अगर झड़प रोहिणी आचार्य जी और बीजेपी के कार्यकर्ता के बीच में हुई तो वहीं पर चीजों को समाप्त कर देना चाहिए था। लेकिन अगर कहीं से भी इस तरह की घटना हुई, अभी तो मैं कह रहा हूं ना कि 16 लोकसभा का चुनाव बाकी, क्या बिहार फिर उस हिंसक घटना का गवाह बनेगा? या लोग इस बात को समझेंगे कि हमारे परिवार का नुकसान हो जाएगा, हमें नुकसान हो जाएगा, हम अनावश्यक केस मुकदमे में उलझ करके रह जाएंगे, हमारे बच्चों की जिंदगी बर्बाद हो जाएगी, हमें मिलेगा क्या? कोई देखने वाला भी रहता है, चुनाव खत्म हो जाता है, करने वाला तो सियासत करके चले गए। अब तो वोटिंग खत्म हो गई, आज से वो भी अपने घर, वो भी अपने घर। पिसाए तो बीच में आप लोग, जो जनता है, जो समर्थक है दोनों के। बिल्कुल बिल्कुल आलोक जी, बहुत अच्छी बात आपने कही कि सियासत करने वाले लोग तो सियासत करके चले गए, लेकिन आप क्यों पीस रहे हैं? कोई मतलब और आप अगर पीस रहे हैं तो आपका जो नुकसान होगा इसकी कोई भरपाई करने के लिए तैयार होगा क्या? तो हर चीज को आप, चुनाव को और खास करके इस तरह के राजनीतिक वातावरण को, आप इसको सामाजिक तनाव में न बदलें। पार्टियां तो करती ही है कोशिश, गोलबंदी उनको सबसे अच्छा लगता है। आप और हम लगातार चुनाव को नजदीक से देख रहे हैं, मुद्दे पर बात होती है क्या? वो मुद्दे पर बात नहीं करेंगे, वो विकास पर बात नहीं करेंगे। जिस भिखारी ठाकुर चौक के बगल में कोई एक अच्छा स्कूल बन जाए जहां गरीब के बच्चे पढ़े, जहां सभी जाति सभी वर्ग के बच्चे पढ़े, ये तो मुद्दा वहां का नहीं रहा होगा। लेकिन सामाजिक तनाव एक मुद्दा बन गया कि उसने कुछ बोल दिया, प्रतिक्रिया में इधर से कुछ बातें आ गई और उसके बाद जो परिणाम आया सबके सामने। तो सकारात्मक बात, एक मिनट रुकना चाहूंगा। बात हो रही है यहाँ पर, एक इस बात को भी क्लियर करते हैं कि यादव और राजपूत की बात हो रही है, दो जातियों की बात हो रही है। अरे यदुवंशी और रघुवंशी तो शुरू से भाई भाई रहे, फिर इनको लड़वाया किसने? बिल्कुल किसने समाज में वो बीज बोया नफरत का?
एकदम आप सही बोल रहे हैं कि भाई यदुवंशी और रघुवंशी तो दोनों भाई रहे हैं, और इसका तो बजाते हिस्ट्री रहा है। तो भाई भाई में लड़िएगा, और भाई भाई में लड़ करके और क्या मैसेज दीजिएगा? इसका कोई निराकरण है क्या? कोई निराकरण नहीं है। लेकिन हाँ, मिल करके आप रहिएगा तो आपकी सामूहिक ताकत एक आकार ले सकता है, इसका निराकरण है। लड़ाने और लड़वाने की कोशिश तो हमेशा की जाती रही है। आपकी बुद्धि, आपकी समझदारी तो इस पर होना चाहिए कि हम नहीं लड़ेंगे, हम प्रोवोक नहीं होंगे, हम किसी के बहकावे में नहीं आएंगे, हम चीजों को अपने तरीके से नहीं लेंगे, हम सियासत का हिस्सा नहीं बनेंगे। ये तो आपको तय करना है। तो इस तरह का सामाजिक सौहार्द, सामाजिक वातावरण, जहां आप मिलजुल करके आप कोई काम करते हैं और जिससे आपका और आपके परिवार का भविष्य निर्भर करता है, आपके बच्चों का भविष्य निर्भर करता है, आप तनाव में आकर के अपना ही नुकसान करेंगे। और ठीक आपने कहा, फिर मैं दोहरा रहा हूं कि आप कह रहे हैं कि सियासत करने वाले तो सियासत करके चले गए, लेकिन आपके हिस्से में, किसी के हिस्से में मौत आई, किसी के हिस्से में मुकदमा आई। अब कोई मुकदमे के तहत जेल को झेलेंगे, किसी के हिस्से में मौत आई तो उसने परिवार को खोया। अब एक कमाने वाला परिवार असमय दुनिया से चला गया तो उसके हिस्से में एक परिवार का सदस्य चला गया, जिसके ऊपर घर की जिम्मेवारी निर्भर करती थी। अंतोगत्वा जिम्मेदार तो जनता ही हुई, जो सियासतदानों के चक्कर में फंसे और उनकी लड़ाई को अपनी व्यक्तिगत लड़ाई बना लिया। वही तो मैं कह रहा हूं। मैं इसको कहता हूं कि जनता, नागरिक, इसी से समाज तो बनता है। तो समाज तो सब दिन रहेगा ना। चुनाव तो 5 साल पर एक बार आएगा, वो लोकसभा का चुनाव हो या विधानसभा का चुनाव हो या पंचायत का चुनाव हो। लेकिन आपको तो रोजमर्रे की जिंदगी में सुबह दोपहर शाम एक दूसरे के साथ बैठनी है, एक दूसरे की मदद लेनी है, एक दूसरे को मदद करनी है, एक दूसरे के साथ रिश्ते निभानी है, एक दूसरे की बीमारी में खड़ी होनी है। तो आप रोजमर्रे की जिंदगी में साथ रहने वाले व्यक्ति ये सियासत की भेंट क्यों चढ़ जाते हैं? आप क्यों तनाव में आ जाते हैं? सियासत करने वाले तो तनाव में नहीं आते हैं। आपने देखा ना इस बिहार में कैसे गठबंधन बदल जाती है। चुनाव में मंचों से किस किस तरह की बातें की जाती है। मर जाना मंजूर है, और जब लगता है, मर जाना मंजूर है, हाँ, लगता है, मंजूर नहीं है। हाँ, लगता है कि बस एक युद्ध चल रहा है। और जब परिस्थितियां अनुकूल होती है तो उनके लॉजिक बदल जाते हैं, तर्क बदल जाते हैं, गठबंधन बदल जाते हैं और कहते हैं कि इनमें तो हमको सारी अच्छाई ही दिखाई पड़ती है, कोई बुराई ही नहीं दिखाई पड़ती। और जब अलग होते हैं तो कहते हैं कि इनमें केवल बुराई ही दिखाई पड़ती है। तो राजनीति का यह दृश्य जो गांव गली खेत खलिहान के लोग देखते हैं, मैं तो आम आवाम को कहूंगा कि अगर अभी भी आप सियासत के रंग को नहीं पहचान पाते हैं तो इसका मैं मानता हूं कि कहीं ना कहीं आपकी समझदारी में कमी है। अगर आप समझदार होते, आप खुद है उसके लिए, उसके भुक्तभोगी भी आप हैं। हाँ बिल्कुल, एकदम बिल्कुल आलोक जी सही कह रहे हैं कि अगर आप समझदार नहीं बन पाए हैं और सियासत का रंग चढ़ता है और उसकी भेंट आप चढ़ जा रहे हैं, तो मैं तो मानता हूं कि समझदारी की कमी आप में है। आपको तो उसी समाज में रहना है, उन्हीं के बीच में रहना है। मतदान गुप्त है, आप जाइए, जिनके पक्ष में भी हैं, जहां भी आपका मन मिजाज विचारधारा व्यक्ति जो पसंद है, आप जाइए मतदान करके आ जाइए। लेकिन इस रंग को हिंसक रंग देना शायद, और मैं तो मानता हूं कि कभी कभी चीजें गोलबंदी करने के लिए इस तरह के तनाव पैदा किए जाते हैं ताकि वो तनाव में गोलबंदी पैदा हो। आप उस तनाव का हिस्सा मत न बनिए। अगर आप समझदार हैं तो इस तनाव का हिस्सा मत बनिए। और मैं तो आग्रह करूंगा सारे लोगों से कि आप मत दीजिए, आप जिसको इच्छा है उसके पक्ष में गोलबंद हुई, लेकिन वो गोलबंदी का ये मतलब नहीं हुआ कि आप तनाव के शिकार हो जाइए, आप हिंसा के शिकार हो जाइए, आप किसी के साथ दुश्मनी ले लीजिए। क्योंकि आपको उसी समाज में रहनी है, उन्हीं के बीच में रहनी है, उसी रास्ते से आने जानी है, वहीं पर आपको बिजनेस व्यापार खेती बाड़ी करनी है, वहीं से बच्चे आपके स्कूल पढ़ने जाएंगे। अब 1-2 महीना तो डिस्टर्ब हो ही जाएंगे ना, ठीक है, सब कुछ अनुकूल हो जाएगा, फिर भी 1-2 महीना तो आप प्रभावित हुए। और सियासतदान तो आए, सियासत किए, चले गए, आपके हिस्से में तो आई यही सारी चीजें। तो जनता को इससे बचने की जरूरत है और समझदारी दिखानी। अंतिम सवाल है, कल जो सारण में चुनाव हुआ उसका क्या फीडबैक है? क्या लगता है किसका पलड़ा भारी लग रहा है? क्या वोटिंग हुई है, कैसे? देखिए आलोक जी, फिर मैं कह रहा हूं कि मतदान तो गुप्त होता है और गुप्त मतदान में
जो आप लोग भी कैमरे की नजर जब जाती है, जब बहुत कुरेदते हैं, तो लोग यही बताते हैं ना कि अपनी अपनी बातें बताते हैं कि हमको विकास पसंद है, या हमको एक वैसा नेता पसंद है जो हमारी बेहतरी के लिए बेहतर काम करे, हमारे क्षेत्र के बारे में रोजगार सोचे। मिले। खुल करके तो कोई, हाँ, जो जो इस क्षेत्र को सींचे, संवारे, अच्छा बनाए, या जो वर्तमान में लोग होते हैं उनके प्रति उनकी नाराजगी जाहिर होती है कि नहीं, हम आप पूछते भी हैं, सवाल का ये आपका पार्ट भी होता है कि क्या आप बदलाव चाहते हैं या आप यथा स्थिति चाहते हैं, क्योंकि आप भी छायावाद में पूछते हैं, वो भी छायावाद में जवाब देते हैं। तो ये तो 4 जून को पता चलेगा कि किनके पक्ष में हुआ, लेकिन हाँ, नेक टू नेक फाइट है, लड़ाई वहां कड़ी है। और चूंकि लगता है कि मार्जिन बहुत बड़ा नहीं, 40-50 हजार का मार्जिन होगा, तो जहां 19 लाख 20 लाख मतदाता होते हैं, मान लिया जाए कि 54% ही वोट हुआ, तो कम से कम 10 लाख तो वोटिंग हुई। अब 10 लाख में 30-40 हजार किधर शिफ्ट कर जाएगा, ये अनुमान लगाना संभव नहीं। ये तो हम लोग मान सकते हैं कि, लेकिन लड़ाई कड़ी है, टक्कर कड़ी है, वो ठीक है। 4 जून को परिणाम आएगा, उसके परिणाम पर भी हम लोग निश्चित रूप से बात करेंगे, पूरी तरह से विश्लेषण करेंगे, नाराजगी क्या थी, किनके पक्ष में गोलबंदी कैसे थी, का सहानुभूति किनके प्रति थी, किनका प्रभाव रहा, किनका प्रभाव नहीं रहा। लेकिन अंत में मैं यही कहूंगा कि लोग सामाजिक सौहार्द को बनाए रखें। चुनाव आते रहेंगे, जाते रहेंगे, लोग जीतते रहेंगे, लोग हारते रहेंगे, लेकिन सामाजिक ताना बाना नहीं बिगड़ना चाहिए, सामाजिक सौहार्द बचा रहना चाहिए, तभी लोकतंत्र भी बचेगा, समाज भी बचेगा, राष्ट्र भी बचेगा। बहुत धन्यवाद सर, बहुत धन्यवाद। देखिए, बिहार के मशहूर जो पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं डॉक्टर संजय कुमार जी हमारे साथ थे। बहुत धन्यवाद आपका इस चर्चा में जुड़ने के लिए, काफ़ी अच्छी-अच्छी बातें आपने बताई। और हाँ, लोग रहेंगे तब तो ये तंत्र रहेगा। लोकतंत्र का मतलब ही यही है। लोग जीवित रहेंगे, सुरक्षित रहेंगे, स्वस्थ रहेंगे, तभी तो फिर आगे चुनाव में उनकी भागीदारी होगी और वोटिंग परसेंटेज बढ़ेगी। आप लाइफ साहब रहे हैं, सियासतदान, सफेद कुर्ता पैजामा पहनने वाले, सियासत करके चले जाएँगे। रहना आप उसी समाज में है, उन्हीं लोगों के बीच रहना है। तो मिल-जुल कर रहिए, सामाजिक सौहार्द बना रहे और जीतेंगे जो, हारेंगे जो, वो ठीक है, वो 4 जून को देखा जाएगा। और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ-साथ फेसबुक पेज लाइक करें। धन्यवाद।